स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान का छठा अध्याय दहन और ज्वाला। इससे पहले हम 5 अध्याय देख चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। मतलब कि विविध कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि आप कैसे करते हैं? घर में खाना बनाने के लिए, वाहनों को चलाने के लिए, गीजर चलाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग में लिए जाने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। घर पर आप कौन कौन से लेते हैं? खाना बनाने के लिए एलपीजी प्राकृतिक गैस का यूज़ में लेते हैं। गाड़ियों और वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है। और व्यापार में कोयला का उपयोग होता है, प्राकृतिक गैस का होता है, डीजल का होता है, लकड़ी का होता है, कोयले का होता है। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन कौन से ईंधन काम में आते हैं? मोटर गाड़ी चलाने में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी संपादित प्राकृतिक गैस काम में आती है। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन कौन कौन से हुए? गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित होंगे। आप सभी घर पर मोमबत्ती जलाते होंगे। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? हमने देखा मोमबत्ती जलती है तो उससे कुछ ज्वाला निकलती है, वो कि स्वच्छ होती है, ज़्यादा गंदी नहीं होती। जबकि अब कोयले में ऐसा नहीं होता। कोयला जलता है तो साथ में काला धुआं लेके जलता है और साथ में उसके साथ में बहुत सारी राख भी बनती है। शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों को हम जानने की कोशिश करेंगे या फिर अध्ययन करेंगे। देखते हैं दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप हमने किया था। स्मरण करिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसा कि चित्र 6.1 में दिया गया है। मैग्नीशियम जल रहा है, साथ में क्या हो रहा है? ज्वाला उत्पन्न हो रही है और ऊष्मा निकल रही है। इसी प्रकार क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती तथा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम दहन कहते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में भी प्रकाश की उत्पन्न कर सकते हैं। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला धार्य पदार्थ हैं। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। ये हम सभी जानते हैं। भोजन हम खाते हैं, उसमें से एक एनर्जी निकलती है, वो अपने बॉडी में स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है और फिर काम करने पर वह एटीपी के रूप में खर्च होती है। फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। अब क्रियाकलाप 6.1 देखते हैं। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें,
पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे धार्य दिखाइए, अन्यथा उसे अधार्य। जैसे लकड़ी, लकड़ी को हम जलाएंगे तो क्या होगा, वह जल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धार्य पदार्थ हो जाएगा। कागज धार्य पदार्थ, लोहे की कील नहीं जलेगी, अधार्य पदार्थ। मिट्टी का तेल जल जाएगा, धार्य पदार्थ। पत्थर का टुकड़ा अधार्य पदार्थ। स्ट्रॉ अधार्य। कास्ट कोयला धार्य पदार्थ। माचिस की तीलियाँ धार्य और कांच अधार्य। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धार्य है? आप उन्हें 6.1 में हम जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। उससे हम क्रियाकलाप 6.2 से समझते हैं। सावधानी रखनी है, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी है हमें। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 टुकड़ों की सहायता से ऊपर इसी प्रकार रखें जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, जैसे कि चित्र 6.2 में 1 में दिखाया गया है। देखिए नीचे भी लकड़ी के टुकड़े हैं, उस पर रखना है ताकि आराम से वायु आर पार जाती रहे। देखिए ज्वाला का क्या होता है। जब लकड़ी के गुटके हटा दिए जाते हैं तो ज्वाला का क्या होगा, तो ज्वाला कम हो जाएगी। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए और ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में आप क्या देखते हैं, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या ये कंपन करती हुई धुआं देती है, और क्या अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जी हाँ। जो चित्र 6.2 में ए है उसमें वायु आर पार जा रही है नीचे से ऊपर, तो मोमबत्ती आराम से चल रही है। अब हमने क्या किया, नीचे लकड़ी के गुटके हटा दिए चित्र बी में, तो वह धुआं देने लगेगी और बुझ जाएगी धुआं देते हुए। और चित्र 6.2 के सी है उसमें वह जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में क्या हुआ, ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से चलती रहती है जबकि वायु चिमनी से नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे वायु प्रवेश नहीं करती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में वह ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्धि नहीं है। हमने पढ़ा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? जी हाँ, उसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार से प्रक्रम आगे तक चलता जाता है और असंख्य प्रकार के अभिक्रिया चलकर ऊष्मा निरंतर प्रकट होती रहती है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले को जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखें। इसे एक कांच के जार द्वारा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। क्या होता है देखेंगे। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जलना बंद क्यों हुआ? लकड़ी का कोयला अगर हम उसके ऊपर जार रख देंगे या फिर कोई प्लास्टिक का जार रख देंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी, तो उसका दहन बंद हो जाएगा। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आँख पकड़ लेते हैं तो आँख बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? चित्र 6.3 में हम देख सकते हैं कंबल से लिपटा एक व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी। जैसे ही हम कंबल को ढकते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जो होती है वायु में वह उस पे से हट जाती है और उसका ऑक्सीजन से संपर्क बंद हो जाता है, तो आग बुझ जाती है। इसलिए हम कंबल को लपेटते हैं। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? इस प्रकार यह किस प्रकार जलाई जाती है? माचिस की तीली अपने आप नहीं जलती है, हम उसे बारूद की सहायता से जलाते हैं। आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या जल उठती है? जी हाँ, वह जल उठती है। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को चलती माचिस की तीली से उसके पास लाकर जला सकते हैं? जला सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा उसको
लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? मिट्टी के तेल से वह ज़्यादा ज्वलनशील है, इसलिए वह जल्दी से जल जाता है कोयला। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? जी हाँ। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास की आग बड़े पेड़ों में फैलती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है, जिसे बुझाना काफ़ी कठिन होता है। चित्र 6.4 में हम जलती आग को देख सकते हैं। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? जी हाँ। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप किसी पदार्थ का क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह कहलाता है ज्वलन ताप। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ सकती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में ही रगड़ने पर क्यों जलती है? देखते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 वर्ष से अधिक वर्ष से पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की एक लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में लिए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बने माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से क्या होता है? घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। रगड़ने वाली सतह की पर चूर्णित कांच और कुछ थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रगड़ने पर ही माचिस क्यों जलती है। हमने पाया कि धारे पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसको ना मिल जाए, जो कि ज्वलन ताप होता है। ज्वलन ताप से कम होगा उसका जब तक नहीं जलेगा। जब उसका ज्वलन ताप उसे मिल जाएगा तब वह जल उठेगा। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो क्या होगा? कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ते? परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के समय उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक होता है। क्रियाकलाप 6.4 देखते हैं। कागज के 2 कप लीजिए। इसमें एक कप में 50 ml जल भरिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? कागज के जो खाली कप का क्या होता है और जल युक्त कागज कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाएगा? यदि हम कप गर्म करना जारी रखेंगे तो कागज के कप भी जल उठेंगे और जल उबल सकता है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप की दी जाने वाली ऊष्मा ज्वलन ताप द्वारा जल में चली जाती है और अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज की ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पोटेशियम
गैस जो एलपीजी होती है, जो हमारे घरों में हम खाना बनाते समय यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ की सूची बना सकते हैं? कैरोसिन हो गई, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं। सीएनजी हो गया, वह भी एक ज्वलनशील पदार्थ है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों और दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए और ये अनुभव अपनी कक्षा के साथियों से बांटिए। ये आप जरूर बांट सकते हैं अपने साथियों के साथ। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपको या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करना चाहिए। यह जरूरी है कि सबको अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। चित्र 6.6 में हम फायरमैन जो कि दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझा रहा है देख सकते हैं। क्या आपके शहर में या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? पता लगाइएगा। जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उसका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा था कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? ईंधन, वायु और ऊष्मा। ईंधन जो जल रहा है, वायु जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है, ऊष्मा जो ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु हमें देना होता है। इनमें से एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन बन जाता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुएं हों। यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाती है तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में आग लग जाने पर बुझाने हेतु जल का उपयोग नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जब जल तेल से भारी होता है, जल भारी होता है तो वह नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा, तो उसका वायु से संपर्क नहीं हटेगा, तो वह जलता रहेगा। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। और विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, मतलब कि आग बुझाने का यंत्र है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त लाभ यह भी है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरा जा सकता है। एलपीजी की तरह ये सिलेंडर रखे जाते हैं। सिलेंडरों में से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग के चारों ओर घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडरों की भारी मात्रा में छिड़काव करना। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर का रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी रखनी है, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता से कीजिए। गैस स्टोव की घुंडी नॉब को घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं गैस तेजी से फैलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं,
इस प्रकार के दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वायत्त दहन कहलाता है। जैसे फास्फोरस है, उसे हमें जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारा जो सामान्य रूम का जो तापमान है वह उसी पर जल उठता है, उसे क्या कहते हैं, वह स्वायत्त दहन कहलाता है। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वायत्त दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वायत्त अग्निकांड भी कभी कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने पर होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से ही लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना याद रखिएगा। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है और ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में हवा में निकलती है और इस प्रकार अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? हल्का पीला और नीला होता है। क्या कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबिन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। मोमबत्ती ज्वाला देता है, मैग्नीशियम देता है, कपूर देता है, मिट्टी का तेल देता है, लकड़ी कोयला नहीं देता। मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव में ज्वालाओं का रंग देख सकते हैं। मोमबत्ती का कैसा होता है? पीला, जबकि जो हमारा गैस स्टोव होता है रसोई घर का, उसका कैसा होता है? नीला, हल्का पीला। चित्र 6.9 में मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं देखिए। बुनसेन बर्नर में रसोई गैस स्टोव की तरह ही एलपीजी का यूज़ में लिया जाता है, इसलिए इसकी नीली ज्वाला होती है, और बाकी मिट्टी का तेल और मोमबत्ती की पीली नीली होती है। ज्वाला की संरचना, क्रियाकलाप 6.5। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिएगा। एक कांच की नली के संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपत्ति ज्वाला के उद्दीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए, मतलब कि जहाँ पर जल रही है, जैसे कि चित्र 6.10 में दिखाया गया है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली जलाइए। क्या ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा होता है तो क्या ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्दी पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप 6.5 में कांच की नली से बाहर निकलने वाली मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती का ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र पर एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट रखिए, मतलब उससे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़िए। अब उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? जो कांच की प्लेट और स्लाइड है उसमें एक गोल काला वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों के जमाव के कारण बनता है। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है वह रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघालने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग का उस पर फूकते हैं, और वह ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग करते हैं क्योंकि वह उसे जल्दी से
जल्दी से गर्म कर सकें। अब चित्र 6.13 में मोमबत्ती की ज्वाला को विभिन्न क्षेत्र देख सकते हैं। मोमबत्ती है, उसका बीच वाला जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। उसके बाद आंशिक वहन वाला मध्य भाग जो पीला है, जो कि सबसे गर्म होता है। फिर कम गर्म वाला क्षेत्र आता है और सबसे गर्म भाग जो सबसे ऊपर होता है, जो कि पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, जो कि नीले कलर का होता है। इसी कारण से जो सुनार होते हैं वे भारी भाग की ज्वाला को ही उपयोग में करते हैं। ईंधन क्या है? याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। यह पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो और यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक चलता है। वह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, मतलब कि कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ता है, जैसे कि दूसरे छोड़ते हैं। जैसे कार्बन, अब हमने मैग्नीशियम रोड जलाया तो वह क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पाउडर छोड़ देता है। सामान्यतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकता है। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कोई अपशिष्ट या फिर किसी विशिष्ट उपयोग का अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ईंधन के मूल्य में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए और सारणी 6.3 की भांति उन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल कैसा हो गया, द्रव हो गया। गैस कौन सी हो गई, CNG हो गई। इसी प्रकार आप ठोस कौन सा हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम हो गया। ईंधन क्षमता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और LPG को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? हम वही ईंधन चुनेंगे जो हमें जल्दी से पानी उबाल सकें, तो हम LPG को चुनेंगे इन तीनों में से, क्योंकि इसकी ज्वलनता अधिक होती है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, जैसे हमने कोई भी ईंधन जलाया 1 किलो और उससे जितना हमने ऊष्मा हमने ऊर्जा प्राप्त की, वो क्या हो जाएगी, उसकी ऊष्मीय मान कहलाएगी। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजे पर केजी, किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। जैसे कि गोबर, ऊष्मीय मान कितना होता है इसका, 6000 से 8000। लकड़ी 17000 से 22000। कोयला 25000 से 33000। पेट्रोल 45000। मिट्टी का तेल 45000। डीजल 45000। मेथेन 50000। CNG 50000। LPG 55000। जैव गैस 35 से 40000। हाइड्रोजन 1,50,000। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है, हाइड्रोजन का। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं और यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू अथवा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता है, क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध और सस्ती होती है। परंतु लकड़ी के जलने पर भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा था। दूसरा पॉइंट है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है
उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले में आग लगी हो। तीसरा पॉइंट है, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। विश्व उष्णन क्या कहलाती है? पृथ्वी वातावरण में तापमान में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी तो जो समुद्री तट है उसमें पानी ज़्यादा आ जाएगा और उनका जो समुद्र का तल है वह ऊपर आ जाएगा। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पानी ज़्यादा भर जाएगा तो वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। ऐसा ये संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटी होती है और संक्षारक गैस है जिससे कि दम घुट सकता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुल जाते हैं और ये अम्ल वर्षा बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। इससे हमने कक्षा 7 में पहले पढ़ चुके हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी ले रही है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पन्न अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। हमने क्या क्या सीखा? जो पदार्थ वायु में जलते हैं वे धार्य कहलाते हैं। दहन के समय ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होती है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वलन ताप पर निम्नतम ताप है जो कि धार्य पदार्थ पर आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने की आवश्यक है कि वे एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। दहन के विभिन्न प्रकार तीव्र दहन, श्वेत दहन और विस्फोटक दहन आदि। ज्वाला के 3 विभिन्न क्षेत्र कौन से होती हैं? अदीप्त क्षेत्र, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र, जो कि हमने मोमबत्ती में पढ़ा था। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है और यह गैसें या अवशेष नहीं छोड़ती हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करे। ईंधनों की क्षमता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक होता है किलोजूल प्रति किलोग्राम। वायु में बिना घुले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्ट को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया गया है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो कि फसलें, भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दहन की परिस्थितियों को सूची बनाइए। ईंधन या फिर ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ज्वलन ताप। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है, लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का खालिस्तान होता है, प्रदूषण होता है। दूसरा प्रश्न है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन खालिस्तान है, एलपीजी। तीसरा प्रश्न है, जलाना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4 है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। खालिस्तान में क्या आएगा? पानी द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे
शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पन्न एक अल्प मात्रा करती है। सीएनजी क्या करती है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, बहुत कम बनाती है। पेट्रोल जलने के बाद बिना जले कार्बन कण छोड़ता है, जो दमा जैसे श्वास रोगों को उत्पन्न करता है, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कण नहीं छोड़ती है। अतः सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। प्रश्न नंबर 4 है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। लकड़ी देखते हैं पहले। ऊष्मीयमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको जलाने के लिए बहुत अधिक खर्च या फिर ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यह धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कण वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता है। इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। एलपीजी देखते हैं। इसका ऊष्मीयमान बहुत ऊंचा होता है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। यह बिना धुएं के जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, आसानी से भंडारित भी किया जा सकता है। इसको जलाने पर अवशेष भी नहीं बचता है। अगला प्रश्न है, कारण बताइए। पहला, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। विद्युत उपकरण से संबंध पर आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत वाले व्यक्ति और जब वह पानी किसी नगरीय लाइफ तार पर गिराया जाएगा तो पानी को बहुत अच्छा सुचालक होने के कारण बहुत तेज़ी से विद्युत का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम विद्युत उपकरण संबंध पर आग के नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों है, देखते हैं। एलपीजी लकड़ी एक स्वच्छ ईंधन है और इसका ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है। इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है और प्रदूषण रहित है, और भंडारण करना भी इजी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइपों के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला को चिन्हित कीजिए। उत्तर हो जाएगा चित्र 6.13। आपको ऐसे कैसे बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसा सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में यह अधिक भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल की तरह लपेट लेता है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अन्य लाभ है, सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को भी हानि नहीं पहुंचाता। सिलेंडर से छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से फैलती है और ठंडी भी हो जाती है, अतः यह न केवल आग के चारों तरफ घेर लेती है, जबकि ईंधन के ताप को भी हानि नहीं पहुंचाती। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन है, जबकि सूखी पत्तियों को आग लगाना नहीं। समझाइए। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग
आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों के जलने में जल अधिक होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वाष्पित कर देता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता। इसी कारण हरी पत्तियों जब तक आग नहीं पकड़ती, जब तक उसका सारा जल वाष्पित ना हो जाए, उनका ताप उनके ज्वलांक तक नहीं पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और यह जलना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलने के लिए सोनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे भारी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है और सोना और चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघालने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 11 है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो ऊष्मीय मान क्या हो जाएगा? 1,80,000 किलो जूल को आप 4.5 से भाग कर दीजिए। भाग देंगे 1,80,000 का 4.5 में, तो उत्तर क्या आएगा? 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या जंग लगने की प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचन कीजिए। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते हैं। साथ ही दहन ऊष्मा देती है, साथ ही ज्वाला उत्पन्न करती है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, आबिदा और रमेश एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला को पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर की ज्वाला के सबसे भारी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है। जबकि आबिदा ने ज्वाला के पीले हिस्से के पास रखा, जो कि नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।